फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आदि कैरियर पॉइंट के वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं शोभा रजक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 7 के हिस्ट्री के चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और इसे डिटेल में डिस्कस करने के आगे मैं आपको एक इंटीमेशन दे देना चाहती हूँ कि आप मुझे मेरे फेसबुक के पेज @आदि कैरियर पॉइंट 123 में भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं टाइम टू टाइम अपने वीडियो लेक्चर्स को अपडेट करती हूँ। उसके जो आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड करती हूँ ताकि आप इजीली इसे एक्सेस कर पाए। इसके अलावा आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/आदि कैरियर पॉइंट में भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं वीडियोस के लिंक के जो पीडीएफ की लिंक है वो प्रोवाइड करते रहती हूँ ताकि बच्चों को पीडीएफ भी इजीली अवेलेबल हो जाए और पढ़ने में सुविधा हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, इसके पहले हमने जो एक चैप्टर पढ़ा था चैप्टर 1, जहां पर हमने 1000 इयर्स में क्या क्या चेंजेस हुए थे उस चेंजेस को हमने स्टडी किया था। और इस चैप्टर में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से 7th सेंचुरी से कई सारे नई रूलिंग डायनेस्टीज उभर कर सामने आए। तो उन्हीं में से जो मेजर डायनेस्टीज है जिसे मैं आपको इस मैप में दिखा रही हूँ, उन 3 मेजर डायनेस्टीज में एक है गुर्जारा प्रतिहारास जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राष्ट्रकूटास और इसके अलावा पालास ऑफ बंगाल। तो ये 3 जो है मेजर किंगडम्स जो है which actually develop or emerge between 7th and 12th centuries and they also played a very vital role during this time। और इसके अलावा आप साउथ इंडिया से पढ़ोगे कि चोलास किस तरह से पावरफुल बने, चोलास ने क्या क्या किया और किस तरह से उसने पांड्यास या पल्लवास इन सब के किंगडम को अपने में शामिल करके अपना एक वास्ट एम्पायर डेवलप किया था। और उनके एक्टिविटीज की किस तरह से उन्होंने एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट किया, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से वो कंट्रोल करते थे, ये सारे आप इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हो। तो आइए सबसे पहला टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, the emergence of new dynasties। So the emergence of new dynasties, so by the 7th century there were big landlords and warrior chiefs। बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स, बड़े लैंडलॉर्ड्स और warrior chiefs थे in different regions of the subcontinent, यानी भारत के हर एक जगह, जो कि अभी आपको मैंने मैप में दिखाया था। एंड किंग्स ऑफन एक्नॉलेज देम, किंग्स जो है इस वॉरियर चीफ्स को किस नाम से बुलाते थे? किंग्स उन्हें या तो उनके सबऑर्डिनेट्स के रूप में देखते थे या फिर उन्हें सामंतास कहा जाता था। अब आइए जानते हैं कि इन सामंतास का रोल क्या था इन एमर्जिंग डायनेस्टीज में। किस तरह से सामंतास जो है एक वाइटल रोल प्ले कर रहे थे डायनेस्टीज में। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि किंग्स हमेशा एक्सपेक्ट करते थे कि ये जो सामंतास है वो उनके लिए गिफ्ट्स लेकर आए, ब्रिंग गिफ्ट फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड। नेक्स्ट क्या है, दे आल्सो एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स। तो कोर्ट्स जब उनकी चलती हैं, जब उनकी सभा चलती रहती थी, तो हमेशा वो ये सोचते थे कि उनके पावर को अगर डोमिनेट बनाना है तो उन सब के लिए जितने ज्यादा हो सके सामंतास जो उनके रीजन में है वो उनके कोर्ट में प्रेजेंट रहे। इसके अलावा ये सामंतास और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे इन लोगों के लिए कि वो इन्हें मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करते थे जब भी कोई वार होता था या फिर उस पर्टिकुलर डायनेस्टी पे कोई अटैक हो, तो सामंतास जो है वो मिलिट्री रखते थे, उनके पास अपनी आर्मीज होती थी और उन आर्मीज से वो क्या करते थे, इन राजाओं को हेल्प प्रोवाइड करते थे, सपोर्ट प्रोवाइड करते थे। ये सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था एक एमर्जिंग डायनेस्टी के लिए। और बाद में यही सामंतास जब बहुत ज्यादा पावर गेन कर लेते थे, जब इनके पास बहुत ज्यादा वेल्थ हो जाता था, तब वो अपने आप को महासामंतास डिक्लेयर कर देते थे और कई बार ये अपने आप को महामंडलेश्वरा भी कहते थे। अब ये महामंडलेश्वरा क्या है? महामंडलेश्वरा मतलब द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और रीजन, यानी एक महान राजा और एक सर्कल का, पर्टिकुलर सर्कल का भगवान, यानी वो अपने आप को
किंग के रूप में यानी डिवाइन आइडेंटिटी के रूप में भी शो करने का काम करते थे। और इसके अलावा जब महासामंताज यानी सामंताज जब महासामंताज में बदल गए, बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए, तब कई बार ऐसा भी था कि ये सामंताज जो है अपने आप में जो है इन राजाओं से अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करके अपनी खुद की न्यू डायनेस्टीज को डेवलप करने लगते थे। आइए इन्हीं का एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं कि किस तरह से महासामंताज होने के बाद कोई चीफ या कोई ट्राइबल चीफ किस तरह से अपने आप को जो है वो अपना जो राजपूत स्टैंडर्ड लेता था, क्षत्रिय स्टैंडर्ड लेता था, और किस तरह से वो अपने आप को अपना एक नया डायनेस्टी बना के अपना राजा डिक्लेयर करता था। इनमें से एक एग्जाम्पल है राष्ट्रकूटास इन द डेक्कन। तो डेक्कन के राष्ट्रकूटास जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और इसके राष्ट्रकूटा चीफ जो है दांती दुर्गा। इन्होंने क्या किया, मिड 8th सेंचुरी पे चालुक्य ओवरलॉर्ड को ओवरथ्रू करके एक रिचुअल परफॉर्म किया, जिस रिचुअल का नाम है हिरण्यगर्भा। हिरण्यगर्भा लिटरली द गोल्डन वूम। और इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए उन्होंने ब्राह्मणस की हेल्प ली। ब्राह्मणस मंत्रोपचार करके इस तरह से एक रिचुअल परफॉर्म करके एक राष्ट्रकूटा चीफ को उन्होंने फिर क्या बना दिया, वो जो है दांती दुर्गा ने राष्ट्रकूटा चीफ जो है अब वो अपने आप को उस पर्टिकुलर एरिया का उसने अपना रूलर बना दिया। और इस तरह से उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट जो उनके सब जिनके अंडर वो थे, चालुक्यास के अंडर पे, चालुक्यास ऑफ कर्नाटका, उनको ओवरथ्रू करके किस तरह से राष्ट्रकूटा एम्पायर जो है, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी जो है उन्होंने सेटअप की। तो ये इस तरह से एक न्यू डायनेस्टी आई। इसके अलावा और भी कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि द कदम्बा मयूरेश्वरमा और द गुजारा प्रतिहारा हरिचंद्रा। ये जो है ये ब्राह्मण्स थे। ये क्या थे, ये बाय प्रोफेशन ब्राह्मण्स थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपने ब्राह्मण्स के ट्रेडिशनल प्रोफेशन को छोड़कर आर्म्स उठा लिया और सक्सेसफुली उन्होंने अपने किंगडम्स डेवलप किए कर्नाटका में और राजस्थान में रेस्पेक्टिवली। नाउ अब जब राजा तो बन गए, किंग्स तो बन गए, अब किंग्स अपने पावर को कैसे शो करेगा, अपने नाम में कुछ स्पेशल ऐसे नोटेशन डालकर, अपने आप में अपने नाम में कुछ ऐसा कुछ करके, ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये राजा है। यानी इन सब के लिए अपने आप को डोमिनेंट प्रूफ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था कि अपने नाम को डोमिनेंट बनाना। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, दे अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स। इन लोगों ने बड़े बड़े टाइटल्स अपनाए, जैसे कि महाराजा अधिराज यानी ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड्स ऑफ द किंग यानी राजाओं में भी महान, राजाओं के भी राजा महाराजा अधिराज। और इसके अलावा त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड यानी तीनों लोगों के राजा। इस तरह के हाई साउंडिंग टाइटल अडॉप्ट किए और अपने आप को डिवाइन बताते हुए इन्होंने लोगों के ऊपर में अपना डोमिनेशन स्टैब्लिश करना शुरू किया, लोगों को ये बताना शुरू किया कि ये कितने पावरफुल है। अब साम्राज्य तो बन गया, डायनेस्टी तो बन गई, लेकिन अब इन डायनेस्टीज के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रिसोर्सेज कहां से आएंगे। तो हाउ डिड दे ऑब्टेन रिसोर्सेज? सो रिसोर्सेज वर ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। यानी प्रोड्यूसर्स कौन? ऑब्वियसली द पीजेंट्स और द फार्मर्स, जो खेती में काम करते थे, जो फसल उगाते थे, उनसे जो है ये रेवेन्यू लेते थे, उनसे ये जो है टैक्स लेते थे। इसके अलावा कैटल कीपर्स या आर्टिजन, इन सब से वो जो है रिसोर्स ऑब्टेन करते थे। और कई बार ऐसा था कि राजा जो है इनसे रेंट भी लेते थे। रेंट क्यों लेते थे? क्योंकि राजा का कहना था कि ये जो पूरी जमीन है उससे उसके पास है और ये उसका स्वामी है, यानी किंग इज द लॉर्ड ऑफ द लैंड। जितने भी जमीन है उसके डायनेस्टी पे वो उसका स्वामी है, इसलिए आपको उसके लिए रेंट देना पड़ेगा। इसके अलावा ट्रेडर्स से रेवेन्यू कलेक्शन का काम भी किया जाता था। और इस तरह से कोई भी डायनेस्टी जो है उस समय वो अपने लिए रिसोर्स कलेक्ट करती थी, क्योंकि डायनेस्टी को सक्सेसफुली चलाने के लिए बहुत ज्यादा उसके पास रिसोर्स होनी चाहिए। जब उसके पास रिसोर्स होगा तब जाकर के ही वो अपना डोमिनेशन दिखा पाएगा, अपने आप को पावरफुल बता पाएगा। अब बात आती है, रिसोर्स तो कलेक्ट हो गई, अब इन रिसोर्सेस को वो किस पर्पस में यूज करते थे, आइए जानते हैं इसके बारे में भी। और उसके पहले ये भी जाने कि ये जो रिसोर्सेस कलेक्ट की जाती थी उन्हें क्या कहते थे। तो टाइप्स ऑफ टैक्सेस में हम इसे पढ़ते हैं।
तो चोला इंस्क्रिप्शन जो कि तमिलनाडु से मिला है, तो तमिलनाडु की चोला इंस्क्रिप्शन में 400 टर्म्स यूज किए गए हैं अबाउट द टैक्सेस, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स के रूप में लिया गया है वेटी। तो व्हाट इज दिस वेटी? वेटी इज एक्चुअली टेकन नॉट इन कैश बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स लेबर? फोर्स लेबर मतलब आपको सेवा करना है, आपको लेबर देना है, लेबर विदाउट वेजेस, यानी बिना पेमेंट के आपको काम करना है। जैसे कि मान लेते हैं किसान अपनी जमीन पर 5 दिन काम कर रहा है वीकली, तो उसे 2 डेज जो है राजा की जमीन पर काम करना पड़ेगा, राजा के लिए काम करना पड़ेगा, राजा के फोर्ट बनाने के लिए काम करना पड़ेगा, यानी राजा जो भी काम उन्हें कहेंगे उन्हें वो करना पड़ेगा एज ए रेंट और एज फोर्सफुली। आप चाहे अपनी इच्छा से कीजिए चाहे किसी भी तरह से कीजिए, लेकिन काम तो उनको करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कदमई और लैंड रेवेन्यू इसे भी मेंशन किया गया है। अब आइए जानते हैं यूजेस ऑफ ऑल दी रिसोर्सेज। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो रिसोर्स है ये सबसे पहले यूज होती थी टू फाइनेंस द किंग्स एस्टैब्लिशमेंट, यानी राजा के लिए जितने भी एस्टैब्लिशमेंट करने थे उन सब में इन रिसोर्सेज को यूज किया जाता था। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ दिस पीरियड इज दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। इस समय बहुत ज्यादा टेम्पल्स बनाए गए, तो उन सब के लिए भी रिसोर्सेज की जरूरत थी, तो इन रिसोर्सेज को कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स में भी यूज किया जाता था। अब भाई डायनेस्टी बन गई, तो डायनेस्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फोर्ट्स बनाना, और फोर्ट्स बनाने के लिए भी पैसे चाहिए, फोर्ट्स बनाने के लिए भी रिसोर्सेज चाहिए, तो इन रिसोर्सेज को फोर्ट्स के कंस्ट्रक्शन में भी यूज किया जाता था। इसके अलावा वॉर्स तो होते ही थे, एक किंगडम दूसरे किंगडम पर अटैक करता ही था, एक डायनेस्टी दूसरे डायनेस्टी पर अटैक करता था, एक राजा दूसरे राजा पर अटैक करता था, लेकिन अटैक करने के लिए और अपने आप को अटैक से बचाने के लिए इन सब के लिए भी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती थी। सो दे यूज्ड टू फाइट wars, so resources were also used to fight wars. So these are the 4 purpose for which the resources were used. Now, अब resources की तो बात हो गई। Now the come to the question who collected the revenues. इन revenues को कौन collect करने का काम करता था? तो रेवेन्यू कलेक्शन एक्चुअली किया जाता था, जिन लोगों को रेवेन्यू कलेक्शन के लिए अपॉइंट किया जाता था, दे वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम द इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज, यानी जो पावरफुल फैमिलीज थी, जिनका रिलेशन डायरेक्ट किंग के साथ था। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में ही बताया सामंतास, कुछ सामंतास तो पावरफुल होकर महासामंता बन गए, और उन्हीं महासामंतास में बाद में उन लोगों ने अपने लिए डायनेस्टी को डेवलप किया। लेकिन फिर भी तो कई ऐसे सामंतास रह गए जिन लोगों को इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं मिला, या फिर जिस तरह से हम जमींदार वर्ड यूज करते हैं, या फिर उस जमीन का मालिक जिसके पास बहुत ज्यादा लैंड है, जो बहुत पावरफुल है, ऐसे इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज को जो है, जो मेंबर्स थे उन्हीं को रेवेन्यू कलेक्शंस के लिए ऑफिसर्स बनाए जाते थे। ये राजा के अपने फैमिली मेंबर्स भी होते थे, उनके चाचा भी हो सकते थे, चाचा के बेटे भी हो सकते थे, कजन ब्रदर, इस तरह से इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स को ही जो है इस काम के लिए लगाया जाता था। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द पोजीशन वर ऑफन हेरिडिटरी, यानी एक बार जिसे मिल गया उसके जनरेशन के जनरेशन इसी काम को करते रहेंगे, यानी पोजीशंस जो है हेरिडिटरी था, उनसे ये पोजीशन छीना नहीं जा सकता है। अब आते हैं इतने सारे काम, अब इन सारे कामों को एक्चुअली किंग कैसे मेंटेन करता था, कहाँ से इन सब के बारे में जानकारी मिलती है? तो इन सब के लिए किंग जो है प्रशस्तीज को यूज करते थे। प्रशस्तीज जो ऐसी चीजें जो कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू, यानी प्रशस्ती, जैसे कि आपने क्लासेस में इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ा था, इंस्क्रिप्शन जो कि हार्ड स्टोन्स पे लिखे जाते थे या फिर मेटल्स पे लिखे जाते थे। यहाँ एक इमेज देखिए, ये समुद्रगुप्त का पिलर इंस्क्रिप्शन है। तो इस पिलर इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्ता की अचीवमेंट के बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पर जो भी लिखा जाता था, यानी प्रशस्ति में जो भी चीजें लिखी जाती थी, उसे कंपोज कौन करता था? उन्हें कंपोज ब्राह्मण्स करते थे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स इज दैट ऑलवेज दिस प्रशस्ति राइट इन अ पॉजिटिव वे टू द किंग, यानी किंग के लिए पॉजिटिव वे में लिखते थे, ना कि उनके नेगेटिव एक्टिविटीज को लिखते थे। राजा को भगवान के रूप में दर्शाया जाता था, राजा के
को एकदम वॉरियर चिप्स के रूप में दिखाया जाता है। जैसे समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में आपने क्लास 6 की हिस्ट्री बुक में पढ़ा ही था कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कितना पावरफुल बताया गया है, किस तरह के उनके ड्रेस, इन सब के बारे में बताया गया है। तो ये सारी चीजें एक्चुअली राजा को खुश करने के लिए लिखे जाते थे, राजा के फेवर में लिखे जाते थे, ना कि राजा के अगेंस्ट में लिखे जाते थे। अब आ जाते हैं, अब प्रशस्ति तो लिख दिया गया। प्रशस्ति लिखने के बाद अब ऑब्वियसली किंग जो है इन ब्राह्मण्स को कुछ ना कुछ तो अवार्ड देंगे। तो ऑब्वियसली इनमें से एक इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट आता है लैंड ग्रांट्स। तो किंग्स often rewarded brahmanas by grants of land, और इन सब को जिस चीज पर रिकॉर्ड किया जाता था वो था कॉपर प्लेट्स। तो दिस इज एन इमेज ऑफ कॉपर प्लेट्स, जिसमें किसे जमीन दी जा रही है उसके सारे ब्यौरे लिखे जाते थे, सारे डिटेल्स इंफॉर्मेशन लिखा जाता था। तो ऐसी जमीन जो राजा के द्वारा ब्राह्मण्स को दान में दी जाती थी, उस जमीन को कहते थे ब्रह्मदया, यानी लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मणास। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉमन फीचर्स कि किस तरह राजा काम करते थे। अब आते हैं वॉरफेयर फॉर वेल्थ। दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट सब टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वॉरफेयर फॉर वेल्थ। अब ये वॉरफेयर फॉर वेल्थ क्या है? अब किंगडम तो बन गया, डायनेस्टी तो सेटअप हो गई, भाई इस डायनेस्टी को तो एक्सपेंड भी तो करना है, या फिर केवल एक छोटे से जगह पे अपने आप को सेटअप करके रह जाएंगे, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो अब अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना है, अपनी डायनेस्टी को एक्सपेंड करना है। तो इन सब के लिए, और इन सबसे जो मेजर बेनिफिट था वो था वेल्थ। इन सब में इनको वेल्थ भी मिलता था, युद्ध लड़ने जाते थे, दूसरे जगह से बहुत कुछ को लूट करके भी लेकर आते थे, उनको कैप्चर कर कर लेकर आते थे, चाहे वो ऑर्नामेंट्स हो चाहे लोग हो, उनको भी गुलाम बनाकर लाया जाता था। तो इन्हीं में से वारफेयर फॉर वेल्थ जो है, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज। कि वारफेयर क्यों होते थे? वारफेयर होते थे दूसरे एरियाज को कंट्रोल करने के लिए, और इन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट है ट्रिपर्टाइट स्ट्रगल। अब इस ट्रिपर्टाइट स्ट्रगल का मतलब ट्रिपर्टाइट से थ्री जो है ये मेंशन किया गया है, यानी 3 रूलिंग डायनेस्टीज के बीच में स्ट्रगल। तो कौन से 3 रूलिंग डायनेस्टीज के बीच में स्ट्रगल? एक है गुर्जारा प्रतिहारा, दूसरा है राष्ट्रकूटा, और तीसरा है पाला डायनेस्टी। तो आइए इसे देखते हैं मैप में। तो ये है मैप, आप इसमें देख सकते हैं, ये गुर्जारा प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा और बंगाल के पालास, ये तीनों ही मिलकर के एक पर्टिकुलर एरिया को कैप्चर करने के लिए जो है हर समय स्ट्रगल कर रहे थे। वो उस एरिया का नाम है ये है कन्नौज। तो इस कन्नौज को कैप्चर करने के लिए इन तीनों के बीच में हमेशा ही वॉरफेयर्स चल रही थी। कन्नौज को क्यों वो कैप्चर करना चाहते थे? कन्नौज को इसलिए कैप्चर करना चाहते थे क्योंकि कन्नौज जो है वो गंगा नदी के डेल्टा पर था, और ये बहुत ही फर्टाइल लैंड थी, यहाँ पर फॉरेस्ट क्लियर भी कर सकते थे, यहाँ पर बहुत ज्यादा उनको बेनिफिट था, और इसलिए कन्नौज को वो कैप्चर करना चाहते थे। और तीनों के तीनों कन्नौज को कैप्चर करने के लिए कई सदियों तक लड़ते रहे, और इसी को कहते हैं ट्रिपर्टाइट स्ट्रगल। ये तो था किसी एरिया और रीजन को कैप्चर करने के लिए। अब आगे चलते हैं वारफेयर फॉर वेल्थ जो है अनदर रीजन में भी था। एंड व्हाट इज दैट अनदर रीजन? दैट इज एक्चुअली लार्ज टेम्पल्स। तो रूलर्स जो है इस टाइम पे रूलर्स ऑल्सो ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स। केवल दूसरे किंगडम पर अटैक करके ही खाली वो अपने पावर को डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते थे, बल्कि अपने पावर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इस टाइम के रूलर्स ने बहुत ही भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल्स आर्किटेक्चर को इस समय डेवलप किया गया। और केवल आर्किटेक्चर नहीं बल्कि उसमें बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स, गोल्ड वगैरह, इन सारी चीजों को, प्रीशियस चीजों को यूज किया गया बताने के लिए कि देखिए
मैंने कितना सुंदर मंदिर निर्माण किया है। और इसके साथ साथ किंग अपने आप को टेम्पल्स में इसलिए इंपॉर्टेंट करते थे क्योंकि टेम्पल्स जो है धर्म से लोगों का जुड़ाव होता है। अगर वो टेम्पल्स डेवलप करेंगे तो लोगों का ज्यादा से ज्यादा जो ध्यान है वो भगवान की तरफ जाएगा और लगेगा कि राजा उनके लिए काम कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने टेम्पल्स को खास करके डेकोरेट किया, डेवलप किया और उस टेम्पल्स में बहुत ज्यादा डोनेशंस भी आते थे। यानी टेम्पल्स पूरी तरह से इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज का एक सबसे बड़ा सेंटर बनकर सामने आई। और इसीलिए अब क्या, जब टेम्पल्स जब इतने ही भव्य थे, इतने ही माने प्रीशियस स्टोन्स थे, मेटल्स थे, तो ऑब्वियसली जो इस पर अटैक करेगा, जो उस पर्टिकुलर किंगडम्स पर अटैक करेगा, तो वो सबसे पहले किसको टारगेट करेगा? वो सबसे पहले टेम्पल्स को ही टारगेट करेंगे। एंड विच वर समटाइम्स एक्सट्रीमली रीच, तो टेम्पल्स बहुत रीच होते थे। आइए पढ़ते हैं एक एग्जांपल कि किसने जो है इस तरह से भारत के सोमनाथ जो टेम्पल जो गुजरात में, उस पर कितने बार अटैक किया। इनमें से एक है सुल्तान महमूद ऑफ गजनी। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी कहाँ से बिलोंग करते हैं? अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं और ये उनका इमेज है। और इन्होंने कब से कब तक रूल किया? 997 टू 1030। और इन्होंने अपना एम्पायर का एक्सटेंशन किया सेंट्रल एशिया, ईरान एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट मीन्स इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इन्होंने जो है अपना एम्पायर एक्सपेंड किया था। और इन्हें भी भारत के टेम्पल्स ने बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया था और इसलिए लगभग हर साल इन्होंने भारत के वेल्दी टेम्पल्स पर और स्पेशली सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात पे है उस पर अटैक किया। और इन्होंने 17 टाइम्स जो है इंडिया पर अटैक किया था और यहाँ के प्रीशियस चीजों को लूट कर ये लेकर चले गए। अब चलते हैं द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द चोलास। तो आइए इस मैप में आप देखिए, ये है चोलास, ये चोला का एम्पायर जो कि ये तुंगभद्रा रिवर। स्टूडेंट्स आप इसे मैप में जरूर पॉइंट कीजिएगा, ये तुंगभद्रा रिवर। और इसके बाद में ये आपका आता है कावेरी का डेल्टा। तो ये तुंगभद्रा से लेकर के कावेरी डेल्टा के जो स्पेशल फर्टाइल लैंड में चोला एम्पायर डेवलप थी। So the territories of the Chola kingdom stretched from south to north, namely the banks of Tungabhadra river and the Krishna river. अब यहाँ पर किनका कंट्रोल था? यहाँ पर एक्चुअली कंट्रोल था द मुतरैयार। इस पर्टिकुलर एरिया पे मुतरैयार का कंट्रोल था। अभी मुतरैयार कौन है? अ माइनर चिफली फैमिली हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा। उनका कहाँ पर कंट्रोल था? कावेरी डेल्टा पर कंट्रोल था। अब देवर, अब यहाँ पर क्या है कि देवर सबऑर्डिनेट टू द पल्लवास किंग ऑफ कांचीपुरम। अब इसके बाद इसी मुतरैयार के जो ग्रुप थे उनमें से एक थे राजा विजय आलिया। विजय आलिया who belong to the ancient chiefly families of the Cholas from उरैयूर। मैप में देखिए एक बार उरैयूर कहाँ पर है कि विजय आलिया कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो विजय आलिया जो है वो स्पेशली कहाँ से बिलोंग करते हैं? विजय आलिया इस उरैयूर से बिलोंग करते थे। उन्होंने इस जगह को कैप्चर करके, ये है थांजवूर, थांजवूर बनाया। और थांजवूर में उन्होंने एक स्पेशल टेम्पल देवी माँ का बनाया जिसका नाम था, उस टेम्पल का नाम था निशुंभ शूदिनी टेम्पल। एंड द सक्सेसर ऑफ द विजय आलिया conquered neighboring regions। और उसके बाद विजय आलिया जिन्होंने इस टेम्पल को बनाया, चोला किंगडम्स को स्टैब्लिश की, उसके बाद इस पर्टिकुलर एरिया को जो है खास करके आसपास के इलाकों को उनके सक्सेसर्स ने जो है धीरे धीरे कंकर्ड करना शुरू किया और इस टेम्पल, इस एम्पायर का एक्सपेंशन किया। यानी केवल एक छोटे से जगह पे आपका एम्पायर सेटअप करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसको जितना हो सके बड़ा बनाए। और इन सबको बड़ा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूसरों की टेरिटरीज पर अटैक करना पड़ेगा। तो इन लोगों ने पांड्यन टेरिटरीज पर अटैक किया, पल्लवास के टेरिटरीज पर अटैक किया और इस चोला एम्पायर को पूरे साउथ तक जो है एकदम एक्सपेंड कर दिया। और इसी चोला डायनेस्टी के जो मोस्ट पावरफुल रूलर जिन्हें राजा राजावन के नाम से जाना जाता है। एंड राजा राजावन बिकेम द किंग इन 985। 985 में राजा राजावन जो है चोला के किंगडम के राजा बने और उन्होंने
उन्होंने भी इस एम्पायर का एक्सपेंशन किया और उनके बाद उनका बेटा राजेंद्र वन जो है उन्होंने भी इस एम्पायर का एक्सपेंशन किया, उनके पॉलिसीज को कंटिन्यू की। उन्होंने श्रीलंका और उसके साथ साथ साउथ एशिया के कई कंट्रीज तक जो है अपनी नेवी को डेवलप किया। इवन इनके टाइम पे बे ऑफ बंगाल को तो इन्होंने नेवी लेक्स के रूप में पूरा बदल दिया था और श्रीलंका को भी अपने कंट्रोल में कर लिया था। इतना ज्यादा इस साम्राज्य का एक्सपेंशन इनके टाइम पे हुआ था। Splendid temples and bronze sculpture. So this is one of the most important feature of the Chola kingdom. Chola dynasty का ये सबसे important features है। तो आइए देखते हैं two important temples। ये है बृहदेश्वरा टेम्पल, इसके अलावा गंगईकोंडा चोलापुरम टेम्पल बिल्ड बाय राजा राजा एंड राजेंद्र, यानी इन दोनों के द्वारा ये टेम्पल्स बनाए गए और टेम्पल्स बहुत ही भव्य है और ये जो है यूनेस्को हेरिटेज साइट में से एक है। नाउ द चोला टेम्पल्स, इसे कहते हैं द हब ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल लाइफ। नाउ कम कि क्यों इसे हब या न्यूक्ली इस तरह से सेंटर, यानी ये हर चीज का सेंटर था। ये क्या थी? नर्वस सिस्टम थी। जिस तरह से हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम काम करता है जिसके बिना हम नहीं चल सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए, ठीक उस तरह से चोला टेम्पल्स उसके राजा के सर्वाइवल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो अब क्यों ये इंपॉर्टेंट थे, कौन सा ऐसे एक्टिविटीज इसकी चारों तरफ होती थी, आइए उसे पढ़ते हैं। तो चोला टेम्पल्स became the nuclei of settlements and these were centers of crop production। ये क्या था? crop production का सेंटर्स थी। एंड टेम्पल्स जो है were also endowed with lands by rulers as well as by others and they produce of this लैंड, और जो इस लैंड का जो प्रोड्यूस था वो क्या करते थे, उन्हें किस लिए यूज करते थे? मेंटेन ऑल द स्पेशलिस्ट हु वर्क एट द टेम्पल्स एंड वेरी ऑफन लिव नियर इट, जैसे कि प्रीस्ट, गार्लैंड मेकर्स, कुक्स, स्वीपर्स, म्यूजिशियन, डांसर्स एटसेट्रा। इन सब के मेंटेनेंस के लिए जो मंदिर थी, मंदिर की जो जमीन थी, उससे जो प्रोडक्शंस होता था इन सारी चीजों में यूज होता था। इसके अलावा जो डोनेशंस आते थे उन सब से भी इन सब का मेंटेनेंस होता था और डोनेशंस कम नहीं बहुत ज्यादा होते थे। बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी एसोसिएटेड थी, सोशल तो था ही, रिलीजियस तो था ही और पॉलिटिकल सिस्टम से तो रिलेटेड था ही, क्योंकि ये बताता है कि वो एम्पायर कितना पावरफुल है। And in other words, temples were not only places of worship, they were the hub of economic, social and cultural life as well. Now about the development of agriculture and irrigation facilities under the Cholas. तो ऑलरेडी तमिलनाडु में चोलास के पहले से ही एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो रहे थे। जो कावेरी डेल्टा का जो पानी था, कावेरी रिवर का, उससे जो है लोग इरिगेशन यूज करते थे। तो लेकिन अब इनके टाइम पर क्या हुआ, सो फ्रॉम द 5th और 6th सेंचुरीज दैट दिस एरिया वाज ओपनड अप फॉर लार्ज स्केल कल्टीवेशन। अब जब लार्ज स्केल कल्टीवेशन होगा तो फॉरेस्ट तो क्लियर किए जाएंगे, तो ऑब्वियसली लार्ज स्केल कल्टीवेशन के लिए फॉरेस्ट को एरियाज की जितने फॉरेस्ट थे उनको क्लियर किया जाने लगा, किया गया। और इसके अलावा लैंड्स को लेवल किए गए और इसके अलावा एम्बैंक्समेंट्स जो है बनाए गए ताकि फ्लड को वो रोक पाए। इसके अलावा कैनल्स भी बनाए गए ताकि जो एक्स्ट्रा पानी जो फील्ड के लिए जरूरत है उसे जो है फील्ड में प्रोवाइड कराया जाए। इसके अलावा और जो दूसरी टेक्निक्स को अपनाया गया तो उनके लिए वेल्स बनाए गए, जहां जहां कैनल्स नहीं पहुंच रहे थे वेल्स डग अप। इसके अलावा ह्यूज टैंक्स बनाए गए ताकि उस पर वो रेन वाटर को कलेक्ट कर पाए। तो सोचिए स्टूडेंट, हम आज रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, चोला किंगडम के लोगों ने पहले ही इस रेन वाटर को कलेक्ट करके उसे इरिगेशन फैसिलिटीज में यूज करना शुरू कर दिया था। नाउ अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। तो एडमिनिस्ट्रेशन को जानने के लिए सबसे पहले कुछ टर्म्स है उसे जानना जरूरी है, जैसे कि ऊर मीन्स सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स। तो पीजेंट्स के सेटलमेंट्स को हम किस नाम से जानते हैं? ऊर के नाम से जानते हैं। और नाडू मीन्स ग्रुप ऑफ विलेजेस, यानी एक नहीं कई सारे विलेज मिलकर के जो ग्रुप बनता था उसे नाडू कहते थे। और इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होता था इस जगह पे
चोला किंगडम में so the administrative functions including dispensing justice and collecting taxes कौन करते थे? It was actually performed by the village council and the नाडू। अब ये देखो, नाडू और विलेज काउंसिल तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को तो करते थे, लेकिन इस नाडू के अफेयर्स को कौन मैनेज करता था? तो नाडू के अफेयर्स को मैनेज करने का काम रिच पीजेंट्स ऑफ द वेलाला कास्ट के लोग जो है नाडू के अफेयर्स को मैनेज करते थे अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उनकी, यानी चोला सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इनको मैनेज करते थे इनके सुपरविजन में रिच पीजेंट्स। इसके अलावा मूवेंडवेलन, यानी अब ये रिच पीजेंट्स को गवर्नमेंट जो है खुश करने के लिए कुछ टाइटल्स भी देते थे, यानी चोला किंग्स जो है इन्हें कुछ टाइटल्स देते थे। उन्हीं में से एक टाइटल है मूवेंडवेलन, जो कि रिच पीजेंट्स को मार्क ऑफ रेस्पेक्ट के रूप में दिया जाता था। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी बताया आपको इसके पहले स्लाइड्स में कि ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे जिसे ब्रह्मदेया कहा जाता है। और इसके अलावा नागाराम्स एक अलग ग्रुप थी। तो नागाराम्स एक्चुअली किसकी एसोसिएशन थी? एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स। तो मैंने आपको ये भी बताया कि ट्रेडर्स से भी रेवेन्यू लिया जाता था क्योंकि वो व्यापार करते थे, उनका इनकम होता था, अर्निंग होती थी, तो ऑब्वियसली उसका कुछ पार्ट तो उनको सेंटर को देना ही था, अपने किंग को देना ही पड़ता था। तो कभी कभी ये नागाराम्स भी जो है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को टाउन्स में परफॉर्म करते थे। So that's all for this video lecture. Please maintain the social distancing, stay home, stay safe, and thanks for watching this video, and don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you once again.